शरीर पार्ट 2 के अंतर्गत मल यह महत्वपूर्ण टॉपिक देख रहे थे। उसमें हमने अन्नमल में पुरुष तथा मूत्र इसको सबसे पहले देखा। उसके बाद हमने धातु मल को प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसमें हमने धातु मल के वैशिष्ट्य यानी उसकी यूनिक फीचर्स, उसके बाद धातु मल के चरक संहिता और अष्टांग हृदय के अंतर्गत के रेफरेंसेस जो महत्वपूर्ण है वो देखे थे। उसके बाद हमने पहले धातु रस का मल कफ इसको शुरुआत की थी। उसमें हमने देखा कि उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका संचय स्थान कहाँ पे होता है, उसका कार्य क्या होता है, ये देखा। उसके बाद जो रसमल होता है कफ, उसका विसर्जन किस प्रकार से होता है, यहाँ तक हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा कि रसमल कफ वो कफ दोष, इसमें जो अंतर होता है उसमें त्रिदोष की दो टाइप्स होते हैं, एक प्राकृत दोष और वैकृत दोष, वो क्या होते हैं। उसके बाद रसमल कफ की वृद्धि के कारण क्या होते हैं, रसमल कफ और शरीर का कफ दोष है, इस दोनों में क्या अंतर होता है। और उसके बाद रस व स्रोतस की दुष्टि के कारण क्या है, रसमल कफ की वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, रसमल कफ और स्थान में जमा होने के कारण क्या होते हैं। इतने सारे पॉइंट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। इस लेक्चर में हम उसके आगे के पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि रस के मल जो कफ होता है उसके साथ साथ लसिका को भी रस का मल कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस प्रकार का रेफरेंस हमें अष्टांग संग्रह शारीर स्थान में मिलता है। उसके ऊपर से हम ये कह सकते हैं कि लसिका जो होता है वो रस का मल होता है। रेफरेंस है अष्टांग संग्रह शारीर स्थान 6/29। अष्टांग संग्रह शारीर स्थान के छठे अध्याय का 29वां श्लोक, रसस्य मलः कफो लसिका च, यानी रस के जो मल होते हैं वो कफ होते हैं और उसके साथ साथ लसिका होता है। हमें अगर कोई व्रण होता है तो उसके बाद उस व्रण में उत्पन्न होने वाले जल को लसिका कहते हैं। लसिका यह द्रव पदार्थ होकर वर्ण में अल्प पित्त होता है। लसिका यह घटक पित्त दोष का स्थान है। अब हमारे शरीर में कोई भी जख्म होता है तो जख्म के बाद जख्मों में उत्पन्न होने वाले जल को लसिका कहता है, ऐसा कहा गया है। एक्चुअली अगर हमें कोई भी जख्म होता है तो सबसे पहले ब्लीड होता है। अगर ब्लीड हुआ, इस लिमिट तक हमें अगर कोई जख्म हुआ तो ब्लीड होता है, खून निकलता है। और खून निकलने के बाद ओके, जब वहां पे प्रोथ्योम्बिन का सैचुरेशन एसेट्रा जो प्रोसेस होती है ब्लड कोएगुलेशन की, वो प्रोसेस होती है और ब्लड रुक जाता है। ओके, ये प्रोसेस होने के बाद कुछ मात्रा में वहां पे लिम्फ जो होता है वो बॉडी के बाहर आता है, उस जगह से बाहर आता है। उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है। इसीलिए जल के समान कहा है। लस्सी का यह द्रव पदार्थ होकर वर्ण में थोड़ा पित्त पित्त कलर का रहता है, अल्प मात्रा में पित्त वर्ण का रहता है। लस्सी का यह घटक पित्त दोष का स्थान है। अब उसको पित्त दोष का स्थान कहा गया है। ओके, इसीलिए उसके वर्ण के बारे में वर्णन किया गया है। उसके संदर्भ में जो श्लोक है वो हम अभी देखेंगे। लेकिन ये जो वर्णन हमें मिलता है, ये वर्णन एक प्रकार से कोई भी जख्म होने के बाद अगर वहां पे पस फॉर्मेशन होता है तो पस फॉर्मेशन का भी वर्णन वहां पे लगता है, क्योंकि जख्म होने के बाद जल की तरह वहां पे उत्पन्न होने वाला अल्प मात्रा में पीत होता है।
और उसके बाद वो पित्त दोष का भी स्थान है, इसका मतलब वहां पे क्लेदन होता है। इसके ऊपर से ये पस फॉर्मेशन का भी वर्णन लगता है, लेकिन जब हम इसका कार्य देखते हैं तो उस कार्य को देखते वक्त इस पॉइंट को क्लैरिफाई हम करेंगे, वहां पे ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अभी तो ये देखते हैं कि पित्त दोष का स्थान लसिका को क्यों कहा जाता है, तो उसका रेफरेंस अष्टांग हृदय का है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12/2। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक, नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रस। लसिका इस श्लोक के अंतर्गत आया है। लसिका, तो ये जो स्थान है ये पित्त के स्थान है। नाभि, आमाशय, स्वेद, रुधिर यानी रक्त और रस ये पित्त के स्थान होते हैं, और उसके साथ साथ लसिका ये भी पित्त का स्थान कहा गया है। लसिका के कार्य, इसके बाद व्रणरोपण के लिए लसिका यह शरीर घटक महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहा गया है कि व्रण रोपण होने के लिए, व्रण को ठीक होने के लिए लसिका यह शरीर घटक महत्वपूर्ण होता है। मैंने कहा था कि जो लसिका का वर्णन मिलता है वो पस फॉर्मेशन के समान है, लेकिन पस फॉर्मेशन अगर किसी भी व्याधि में होता है, ओके, तो इसका मतलब वहां पे वो जो व्रण होता है वो थोड़ा और आगे के स्टेज में पहुंच जाता है, वो ठीक नहीं हो रहा है। बस फॉर्मेशन हो गया मतलब वो ठीक नहीं हो रहा है, उसमें और विकृति होती जाती है। और यहाँ उस कार्य में कहा गया है कि लसिका ये व्रण रोपण के लिए सहायभूत होता है, महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो इस उसके कार्य के ऊपर से हम समझ सकते हैं वो वर्णन ना कि पस फॉर्मेशन का है। वो वर्णन ये होता है कि जब भी कोई कोएगुलेशन हो जाता है, उसके बाद जो लिम्फ वहां पे बाहर निकलता है, उसके बारे में का वो वर्णन वहां पे है। ये काफी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इस मल का हम देखेंगे, और इसके ऊपर मुख्यतः कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से हमें ये पता होना आवश्यक होता है कि रसमल जो होते हैं उसमें कफ के साथ साथ लसिका को भी स्थान दिया गया है। और एमसीक्यू के दृष्टिकोण से पूछा जा सकता है कि रस के मल कफ तथा कौन से, तो ऑप्शन में और चीजें भी रहेगी, तो उसमें लसिका यह ऑप्शन राइट रहेगा। इसके बाद हम दूसरे धातु का मल देखते हैं। धातु नंबर 2 रक्त धातु, उसका मल जो होता है वो होता है पित्त। रक्तमल पित्त की उत्पत्ति यकृत इस रक्त व स्रोतस के मूल स्थान में होती है। तो रक्त व स्रोतस के मूल कहे गए हैं रक्तवाहनम स्रोतसम यकृत मूलम पिलिहाच। तो यहाँ पे कहा गया है कि रक्तमल पित्त की जो निर्मिति होती है वो यकृत इस रक्त व स्रोतस के मूल स्थान में होती है। तो वो किस प्रकार से होती है, तो रक्तमल पित्त का कार्य ये देखते देखते हम ये देखेंगे कि वो किस प्रकार से वहां पे उसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ पे मैं फिर से ये पॉइंट क्लियर कर दूं कि शरीर के अंतर्गत का पित्त दोष जो पहले से प्रेजेंट रहता है, यानी प्राकृत पित्त दोष जो होता है वो अलग रहता है, और ये जो निर्मित होने वाला पित्त है ये विकृत पित्त है। ये विकृत पित्त है। जिस प्रकार से हमने कफ में देखा था कि शरीर में बनने वाला प्राकृत कफ और जो पहले से प्रेजेंट रहता है, और उसके बाद निर्मित होने वाला ये विकृत कफ, तो उसी प्रकार से पित्त में भी वही चीजें होती है। तो उसका क्लैरिफिकेशन और अच्छे से हम आगे देखेंगे। अभी तो उसका कार्य देखते हैं कि रक्तमल पित्त यकृत से आंत्र में आता है, वह प्रमुखता से अन्न पचन
कार्य में सहभागी होकर पुरुष व मूत्र के साथ शरीर के बाहर विसर्जित हो जाता है। मूत्र व पुरुष से मिला रक्तमल पित्त के कारण पुरुष व मूत्र को पीत वर्ण प्रदान किया जाता है। तो रक्तमल पित्त यकृत में निर्मित होता है, ये पहले लाइन में हमने देखा था। अभी यकृत में निर्माण होने से आंत्र में आता है, वहां से आंत्र में आता है और प्रमुखता से अन्न पचन कार्य में सहभागी होकर पुरुष व मूत्र के साथ शरीर से बाहर विसर्जित हो जाता है। ओके, तो जो बाइल होता है, बाइल की निर्मित गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। उसके बाद बाइल ये बाइल डक्ट से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें एंटर होता है। उसके बाद वो आहार के साथ मिलने के बाद बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होता है। बिलीवर्डिन जो होता है उसके वजह से मल को पीत वर्ण प्राप्त होता है, यानी पुरुष मल को, और बिलीरुबिन की वजह से मूत्र को पीत वर्ण प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि आंत्र में हो जाता है, उसकी निर्मित यकृत में होती है, तो ये बाइल के बारे में कहा गया है। और उसके बाद मूत्र और पुरुष को भी वो वर्ण प्रदान करता है और उसके बाद उससे ही शरीर से बाहर विसर्जित हो जाता है। मूत्र और पुरुष से मिला रक्तमल पित्त के कारण पुरुष व मूत्र को पीला वर्ण प्रदान करते हैं, तो उसका वर्ण जो होता है वो पित्त होता है, तो इसीलिए वो पुरुष व मूत्र को पीत वर्ण प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि रक्तमल पित्त व पित्त दोष में क्या अंतर होता है, तो उसको दर्शाने वाली तालिका हम देखते हैं। तो हम पहले देखेंगे पित्त दोष और कंपैरिजन में हम देखेंगे रक्तमल पित्त। जो विकृत पित्त होता है वो प्राकृत पित्त और शरीर में निर्मित होने वाला विकृत पित्त। तो ये 3 पॉइंट के आधार पर हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट उत्पत्ति। तो पित्त दोष जो प्राकृत शरीर में स्थित होता है उसकी उत्पत्ति शुक्र व शोणित संयोग के समय ही होती है। जिस प्रकार से कफ में वर्णन था उसी प्रकार से यहाँ भी वर्णन आएगा कि शुक्र और शोणित का जब संयोग होता है उस वक्त पित्त दोष जो बना होता है, पित्त का जो संगठन हमारे शरीर को मिलता है वो वहां से निर्मित होता है और वही शरीर में गर्भ उत्पत्ति तक प्रॉपर क्वांटिटी में आ जाता है और फिर उसके प्रमाण में कहीं पे भी चेंज नहीं होता है। जबकि रक्तमल जो विकृत पित्त होता है वो आहार से रक्त धातु के मल के स्वरूप में उत्पन्न होता है। जो भी हम आहार करते हैं उस आहार से आहार रस बनेगा, रस धातु बनेगा, रस से फिर रक्त धातु बनेगा, उसके मल के स्वरूप में हमें जो पित्त मिलता है वो विकृत पित्त होता है। अब शरीर की प्राकृत पित्त के कार्य क्या होते हैं, तो उसका मुख्य कार्य होता है प्रकृति निर्माण में सहभाग। तो प्रकृति निर्माण में अगर एकल प्रकृति रहेगी पित्त, अगर द्वंद्वज प्रकृति रही पित्त प्रधान के साथ, अगर और कोई दोष रहा या फिर त्रिदोषित प्रकृति रही तो उसमें जो भी उसका प्रमाण रहता है पित्त का, तो वो पित्त प्रकृति में तथा अन्य प्रकृति में उसका सहभाग प्रकृति निर्माण में रहेगा। और उसका दूसरा कार्य होता है कि देह को धारण करना। ओके, तो दोष जिस प्रकार से शरीर को धारण करते हैं उस प्रकार से देह को धारण करेगा। उसके बाद परिवर्तन, तो पित्त का मुख्य कार्य जो होता है वो परिवर्तन का होता है। शरीर के अंतर्गत जितने ऊष्मा युक्त जल होते हैं वो सभी के सभी पित्त होते हैं। तो शरीर के अंतर्गत फूड को डाइजेस्ट करने वाले डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, उसके बाद हार्मोन
जो शरीर में परिवर्तन करते हैं वो सभी के सभी पित्त के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसीलिए परिवर्तन ये शब्द वहां पे आया है। उसके बाद वर्ण, तो पित्त प्रकृति के अंतर्गत ये पॉइंट आ चुके हैं कि जिस व्यक्ति की प्रकृति पित्त होती है उसके शरीर के ऊपर पील व तथा पिपल यानी जो तिल होते हैं, ओके, वॉर्ड्स होते हैं, तो उसकी निर्मित ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलती है। तो वर्ण के ऊपर पित्त का महत्वपूर्ण कार्य होता है। वर्ण, क्योंकि भ्राजक पित्त का स्थान जो होता है वो त्वकी कहा गया है, इसीलिए शरीर को वर्ण प्रदान करता है। पित्त प्रकृति की व्यक्ति की स्किन मुख्यतः ग्लोइश रहती है, तो वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद प्रसाद, तो प्रसाद यह शब्द यहाँ पे अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। तो जो यौवन अवस्था होती है उसमें मुख्यतः हमें पित्त का ही आधिक्य रहता है, उसको लेकर प्रसाद कहा गया है। उसके बाद जो प्रसन्नता होती है उसको लेकर भी यहाँ पे प्रसादी शब्द कहा गया है। तो ये उत्पन्न होता है पित्त के द्वारा, इसीलिए प्रसाद ये गुण यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद धी, मेधा, तो बुद्धि के संदर्भ में जो पित्त के कार्य है बताया गया है। उसके बाद शौर्य, ताकत, शौर्य ये पित्त का मुख्य गुण होता है। तो पित्त प्रकृति जब देखी गई तो उसमें हमने ये सब पॉइंट देख लिए हैं, तो वही यहाँ पे बतलाए है। उसके बाद उसके कार्य में मुख्यतः दो पॉइंट, ये जो कार्य थे ये पित्त दोष जो प्राकृत शरीर में रहता है उसके बारे में कहा गया। उसके बाद हम देखेंगे रक्तमल पित्त जो होता है वो शरीर में किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो उसका सबसे पहला कार्य जो होता है वो है कि प्राकृत पित्त दोष का पोषण। तो शरीर में जो प्राकृत मात्रा में पित्त दोष होता है उसका पोषण करना, जो हमने अभी वो देखा, उसका पोषण करना, उसका धारण करना, उसका आरोहण करना। तथा दूसरा ऐसा कार्य होता है मूत्र व पुरुष को पीत वर्ण देकर शरीर से बाहर उत्सर्जित हो जाना। तो इसके काफी सिंपल से कार्य है, वो मल रूप में बना है, इसीलिए शरीर में जो पहले से पित्त है उसका वो आवरण करेगा, और दूसरा मूत्र और पुरुष को कलर देके वो शरीर के बाहर विसर्जित हो जाएगा। उसके बाद हम वैशिष्ट देखते हैं पित्त दोष के। पित्त दोष का वैशिष्ट जो कफ में हमने देखा था वही यहाँ पे आएगा कि प्रमाण कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। जो पित्त का प्रमाण हमारे शरीर में गर्भावस्था में होता है वही बाद में स्थित रहता है थ्रू आउट द लाइफ। और रक्तमल पित्त जो होता है, विकृत जो पित्त होता है उसके वैशिष्ट में आएगा, उसके यूनिक फीचर्स में आएगा कि इसका प्रमाण बदलता है। वो उस कारण पित्त की वृद्धि व क्षय यह लक्षण हमें दिखते हैं। तो पित्त की जो वृद्धि और क्षय के लक्षण हमें प्राप्त होते हैं वो विकृत जो पित्त मल होता है उसके द्वारा ही हमें दिखाई देते हैं। एक और तालिका हम देखेंगे कि रक्तमल पित्त की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो किस प्रकार से रक्तमल पित्त की उत्पत्ति होती है, चार्ट फ्लो की में हम पॉइंट वाइज उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने आहार सेवन किया। आहार सेवन करने के बाद उस आहार का पाचन होने के बाद हमें मिला क्या, आहार रस। ओके, आहार रस की उत्पत्ति हुई, आहार सेवन किया, उसके बाद अन्न का पचन हुआ, अन्न का पचन होने के बाद हमें आहार रस की निर्मित हुई। आहार रस की उत्पत्ति के बाद हमें पहला धातु मिला रस धातु। रस धातु की उत्पत्ति होगी और रस धातु की जो
मतलब उसकी उसका जो डिवीजन होता है वगैरह वो नहीं देखेंगे, हमें पित्त के बारे में देखना है। तो हम देखेंगे कि रस धातु के बाद नेक्स्ट धातु जो बना वो बना रक्त धातु। और रक्त धातु के मल के रूप में रक्तमल पित्त की उत्पत्ति हुई। और पित्त की उत्पत्ति होने के बाद वह पित्त पुरुष व मूत्र के साथ शरीर के बाहर उत्सर्जित हो गया। ओके, अब हम देखेंगे कि रक्तमल पित्त यकृत में जमा होने से निर्मित परिणाम। अब शरीर में ये जमा नहीं होना चाहिए। अगर ये शरीर में जमा हो जाता है तो वो विकृति होती है, वो व्याधि होती है। वह उस वक्त रक्तमल पित्त आंत्र में नहीं आता, वो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि उसको ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो किसी भी कारणवश हो सकता है, या फिर कोई वहां पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो गया है तो ऐसा होता है। एक डिजीज होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है, जिसको हम कामला कहते हैं। इस व्याधि की वहां पे उत्पत्ति होती है। और कामला अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अलग अलग उसके टाइप्स होते हैं। जैसे कामला है, रुत्तवत्त कामला है। और मॉडर्न के अनुसार हेपेटाइटिस को भी हम कामला कहते हैं। तो देखा जाएगा तो मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों के अनुसार ये टोटल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन उसको कोरिलेशन के लिए उसको हेपेटाइटिस कह सकते हैं। लेकिन अगर हम डिटेल में उसकी स्टडी करेंगे, अगर हम निदान के दृष्टिकोण से तथा चिकित्सा के दृष्टिकोण से उस डिटेल में देखेंगे तो ये काफी अलग अलग चीजें होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट धातु के मल के बारे में वर्णन देखते हैं। नेक्स्ट जो धातु है वो है मांस धातु। और मांस धातु का जो मल होता है वो होता है खमल। ख यानी रिक्तता। ख का मतलब होता है खाली स्थान। ओके, इसके पहले हमने बहुत बार ये टर्म देखिए। जो मल ख स्थान में उत्पन्न होता है, यानी नाक, नासिका, कर्ण, कान में तथा मुख में, योनि मार्ग में जमा रहता है, वह इस मार्ग से शरीर के बाहर निकलता है। उस मल को खमल कहते हैं। तो ये जितनी भी जगह मैंने कही है, नासिका है, कर्ण है, मुख है तथा योनि मार्ग है, ये खाली स्थान होते हैं, वैकेंट प्लेसेस होते हैं। तो ये जो मल होता है ये मुख्यतः इसी स्थान में निर्मित होता है और शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। और उसी को वही निर्मित होता है और वही से उत्सर्जित होता है, इसीलिए उसको खमल ऐसी टर्म दी गई है। नासिका, कर्ण, मुख व योनि मार्ग में स्थित रिक्तता में मांस धातु की चयापचय प्रक्रिया में निर्माण होने वाले खमल जमा होता है, वो उसी मार्ग से शरीर से बाहर विसर्जित होता है। अब ये मांस का मल क्यों है? मांस का मल ये इसलिए होता है क्योंकि इस रिक्त स्थान में जो भी त्वचा होती है, ओके, त्वचा यह मांस का उपधातु है। और उस त्वचा में जो ग्लैंड्स होती है, उस ग्लैंड से जो सिक्रीशंस होता है, उस सिक्रीशंस के वजह से इस खमल की उत्पत्ति होती है। ओके, तो नासिका, कर्ण, मुख, योनि मार्ग में जो भी खाली स्थान होता है उसमें मांस धातु की चयापचय प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। एक्चुअली वहां की जो स्किन्स होती है उसके कार्य के लिए वहां पे सिक्रीशंस होते हैं और वहां पे वो खमल उत्पन्न होता है और उसी मार्ग से वो शरीर के बाहर विसर्जित कर दिया जाता है। अब ये समझने के लिए हमें उसका कार्य देखना पड़ेगा, लेकिन कार्य के पूर्व हम देखते हैं खमल का स्वरूप कैसा होता है, ताकि कार्य समझने में आसानी होगी। मांस धातु के समान कान, नाक,
मुख व योनि मार्गों में जमा होने वाला खमल स्थूल स्वरूप का होने के कारण सहज दिख सकता है। तो कर्ण हो, नासिका हो, मुख हो या योनि मार्ग हो, यहाँ पे जो बनने वाला जो खमल होता है वो इस प्रकार से होता है कि वो हम नॉर्मल नेकेड आई से भी देख सकते हैं, सहजता से वो दिखाई देता है। खमल का स्वरूप बदलने वाला होता है। इसका जो स्वरूप होता है वो उसके स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। जैसे कमल कभी रुक्ष होता है, ओके, कड़ा होता है, तो कभी चिपचिपा स्टिकी भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, कान का जो कमल होता है, ओके, जो ईयर वैक्स कान में बनता है, कर्ण गुथक जो बनता है, वो जो होता है वो हार्ड रहता है। जबकि नाक के अंदर जो खमल उत्पन्न होता है, जो म्यूकस फॉर्मेशन होता है, वो जो रहता है वो चिपचिपा रहता है। मुख तथा दांत में जमा होने वाला जो खमल होता है, ओके, जिसको हम टार्टर कहते हैं, ओके, तो वो जो होता है वो रुक्ष होता है। जबकि योनि मार्ग में जमा होने वाला खमल, जिसको वजाइनल तथा सर्वाइकल म्यूकस या फिर उसको एक स्पेसिफिक टर्म भी आती है, स्मेग्मा, ओके, उसको स्मेग्मा कहते हैं। तो ये जो होता है वो चिपचिपा होता है। तो वो उसके स्थान के अनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। ये उसका स्वरूप था। अब उसको कार्य युग में समझने में उसकी वजह से आसानी होगी। अब हम देखते हैं खमल के कार्य क्या होते हैं। तो ये जो खमल होता है वो उस अवयव में स्थित रिक्तता का लेपन करता है, ओके, और लेपन कर अवयव का धूल या कीटकों से संरक्षण करता है, ओके। अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो एक्सटर्नल कंडीशन अगर हॉट रही और वो हॉट एयर डायरेक्ट ईयर में गई, तो उसके वजह से उस जो कान के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको हर्ट हो सकता है। बाहर की एयर एकदम कोल्ड रही, वो कान के अंदर गई, तो उसके वजह से भी उसको परेशानी हो सकती है, ओके। तो वो नहीं होनी चाहिए। बाहर की धूल युक्त कण, पोल्यूटेड थिंग्स भी कान के अंदर गए तो उसके वजह से भी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को हार्म हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की उस जगह को हार्म ना हो, इसीलिए वहाँ की जो सेल्स रहती है वहां से सिक्रेशन करके वहां पे वैक्स का फॉर्मेशन होता है और अंदर के डेलिकेट ऑर्गन को प्रोटेक्ट किया जाता है। दैट इज द एग्जाम्पल। मैंने ईयर का एग्जाम्पल दिया, उसी प्रकार से म्यूकस का भी एग्जाम्पल है। वो हमने कफ मल जब देखा तब इसके बारे में हमने वर्णन देखा है। और उसी प्रकार से टार्टर भी होता है, ओके, वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। और जो वजाइनल की स्किन होता है उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वहां पे स्मेग्मा का सिक्रेशन होता है। तो ये जो होते हैं इनकी वजह से शरीर के बाहर से आने वाली जो चीजें हैं उससे शरीर का मतलब पोल्यूटेड थिंग्स एंड ऑल्सो जो कीटक होते हैं, यानी कोई भी इन्फेक्शन हम कह सकते हैं, उससे हमारा प्रोटेक्शन किया जाता है। उस प्रोटेक्शन के लिए इस खमल की उत्पत्ति होती है और ये प्रोटेक्शन करना ही इसका कार्य होता है। अब खमल मांस धातु का मल होने के कारण, अब उसको मांस धातु का ही मल क्यों कहते हैं उसका आंसर मैंने इसके पहले दिया है। उसको और अच्छी तरीके से यहाँ पे समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, नासिका, कर्ण, मुख व योनि मार्ग में रिक्तता के आसपास त्वचा का आवरण होता है, ओके। वहां पे त्वचा का आवरण रहता है, वो खाली जगह होती है, वहां पे त्वचा का लेपन होता है। पॉइंट नंबर 2, त्वचा यह मांस धातु का उपधातु होकर कान, मुख व योनि मार्ग में त्वचा में स्थित ग्रंथियों का स्रवण होकर यमन निर्माण होता है।
ये बात हमने इससे पहले देखी है कि वहां पे जो भी त्वचा होती है उस त्वचा से, ओके, वो फिर नासिका हो, मुख हो या योनि मार्ग हो, वहां की त्वचा में जो ग्रंथियां होती है उसका सिक्रेशंस होता है, उसका स्त्रवन होता है, और उसके स्त्रवन से ये खमल वहां पे निर्मित होता है। पॉइंट नंबर 3, कर्ण नासा तथा योनि मार्ग से निकलने के कारण इस स्त्राव को मल कहते हैं। ओके, तो इस स्त्राव को मल कहने का कारण क्या होता है? क्योंकि ये वहां से सिक्रीशन होता है और सिक्रीशन होने के बाद शरीर के बाहर निकल जाता है, इसीलिए उसको मल ये टर्म दी गई है। पॉइंट नंबर 4, इस अवयव की रचना में या कार्य में विकृति होने पर या जंतु संसर्ग हुआ तो यह स्त्राव ज्यादा मात्रा में निर्माण होता है। अगर इस ऑर्गन में या फिर उसकी एनाटॉमी में या फिर उसके फंक्शन में किसी प्रकार की विकृति हो गई, ओके, तो या फिर उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, जंतु संसर्ग हुआ, तो यह स्त्राव ज्यादा मात्रा में निर्माण होता है, क्योंकि उसकी प्राकृत रचना बदली है, उसकी उसका फंक्शन चेंज हुआ है, उसमें इन्फेक्शन हुआ है, तो उसको एनाटॉमी तो हम चेंज करने के लिए अदर थिंग्स करनी पड़ेगी, लेकिन वहां की विकृति अगर कोई हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, उसको नलीफाई करने के लिए उस स्त्राव की ज्यादा मात्रा में उत्पत्ति होती है। ओके, अगर कोई गलत चीज हमारे नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, गलत एयर नॉस्ट्रिल के द्वारा अगर चली गई तो उसको नलीफाई करने के लिए छींके आती है, ओके, म्यूकोस सिक्रेशंस होता है ज्यादा मात्रा में, ताकि वो चीज शरीर के बाहर निकल जाए। तो वो इसलिए होता है क्योंकि जो चीजें शरीर के लिए अपायकारक होती है उसको शरीर के बाहर निकाल देना है, इसीलिए वहां पे उसका सिक्रेशन जो होता है वो बढ़ जाता है। लास्ट पॉइंट ये कहा गया है कि त्वचा यह मांस धातु का उपधातु होने के कारण त्वचा में स्थित ग्रंथि से निर्माण होने वाले मल को मांस मल यानी खमल कहते हैं। तो वही एंडिंग में वही पॉइंट सामने आया कि त्वचा ये मांस का उपधातु होता है और उससे उसमें जो स्थित ग्रंथियां होती है उसके द्वारा जो सिक्रेशंस होता है उससे ये मल मिल बनता है, इसीलिए इसको मांस मल कहते हैं। ओके, और वो खाली स्थान में होता है इसीलिए उसको खमल कहते हैं। खमल रुद्धि का परिणाम क्या होता है? तो खमल रुद्धि के परिणाम, पॉइंट नंबर 1, कान में खमल ज्यादा मात्रा में जमा होने के कारण ठीक से सुनाई नहीं देता। अगर ईयर वैक्स कर्णगुत्थक ज्यादा मात्रा में निर्मित हुआ तो क्या होगा? हमें ठीक से सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए वो भले ही प्रोटेक्शन के लिए होता है, लेकिन टाइम टू टाइम उसको क्लियर करना आवश्यक होता है। तो उसके लिए जो ईयरबड्स आते हैं उसके द्वारा कर्णगोतक को हम क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, नासा में खमल ज्यादा मात्रा में जमा होने पर श्वासोच्छ्वास करने में अवरोध होता है। ओके, तो अगर नासिका में ज्यादा मात्रा में खमल जमा हो गया तो जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसको अवरोध होगा। ओके, अगर म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा रहा तो उसके लिए रेस्पिरेशन में दिक्कत होती है। तो वो क्यों हुआ है उस पॉइंट को क्लैरिफाई करके प्रतिशत क्यों हुआ है सर्दी, यानी वो क्यों हुआ है उस पॉइंट को अगर हमने क्लैरिफाई किया तो रेस्पिरेशन प्रॉपरली होगा और नासिका का जो खमल होता है वो कम हम कर सकते हैं अगर उसके पीछे के रीजन को हमने ब्लॉक किया तो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, दांत के ऊपर खमल जमा होने से दांत के बीच जंतु संसर्ग होकर दांत कीड़ जाना या मुख दुर्गंधि उत्पन्न होती है। अगर टार्टर ज्यादा मात्रा में बन गया, वहां का खमल जो है दांत के बीच का उड़ गया तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और इन्फेक्शन होने के कारण दांतों में
कीट लगना यानी डेंटल केरीज या फिर मुख दुर्गंधि उसके कारण होने वाले फाउल स्मेल्स ये उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए योग्य समय पर योग्य मात्रा में दंत धावन ओके यानी ब्रश करना जरूरी होता है। इसीलिए टू टाइम अ डे आफ्टर आफ्टर द बेड एंड आफ्टर वेकअप फ्रॉम द बेड यानी सुबह उठने के बाद और सोने से पहले 2 बार दंत धावन के बारे में कहा गया है ताकि डार्टर जो होता है वो ज्यादा मात्रा में उत्पन्न ना हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट योनि में खमल ज्यादा मात्रा में जमा होने से योनि कंडू दुर्गंधि योनि मार्ग का जंतु संसर्ग हो सकता है। तो योनि में भी जो सिक्रेशंस होता है जो स्मेग्मा क्रिएट होता है अगर उसको प्रॉपरली क्लीन नहीं किया तो उसके वजह से योनि कंडो यानी योनि मार्ग जो होती है उसमें इचिंग होती है। उसके बाद वहां पे फाउल स्मेल आ सकती है और योनि मार्ग का जंतु संसर्ग यानी वहां पे इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए योनि मार्ग को साफ रखना आवश्यक होता है ताकि वहां के खमल के कारण ज्यादा मात्रा में खमल निर्माण होने के कारण इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके अब एक इस मल के अंतर्गत का लास्ट पॉइंट कि आधुनिक वैद्य शास्त्र के अनुसार खमल यानी क्या होता है। तो कान की त्वचा में स्थित सेरिमिनस ग्लैंड से निर्माण होने वाला ईयर वैक्स, नासा के ऑल्फैक्टरी ग्लैंड से निर्माण होने वाला म्यूकस, योनि मार्ग में पैरायूरेथ्रल और बार्थोलिन ग्लैंड से निर्माण होने वाला म्यूकस तथा वजाइनल इपिथेलियम गलने के कारण यानी उसका शेडिंग जाने के कारण निर्माण होने वाला स्पेग्मा, यह स्त्राव मुख में टार्टर म्यूकस इस सब की उत्पत्ति इस अवयव के त्वचा में स्थित ग्रंथियों के स्त्राव से होती है। तो हमने जब ये सब देखे तो हमने देखा था कि ये किस प्रकार से बनता है, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है। इस सर्व स्त्रावों का कार्य अवयव का संरक्षण करना, अवयव का स्नेहन लुब्रिकेशन करना यह होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है कि वहां जंतु संसर्ग ना हो यानी वहां पे किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट उसका कार्य यही होता है कि उस जगह का प्रोटेक्शन हो, उसके लिए खमल कार्य करता है। और उसके साथ साथ जैसे योनि मार्ग होता है वहां पे लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। उसके बाद नासिका, उसमें अगर स्टिकीनेस नहीं रहेगा तो जो पोल्यूटेंट इनहेल के बाद हमारे नॉस्ट्रल से अंदर जाएंगे तो उसको रोका कैसे जाएगा। तो वहां पे स्निग्धता होना आवश्यक होता है। अगर वो स्टिकीनेस नहीं रहेगा तो वहां पे वो रोका नहीं जा सकता। तो इसीलिए उस जगह पे वो स्टिकीनेस जो होता है वो आवश्यक होता है। ओके खमल जो होता है वो अगर ज्यादा मात्रा में स्टिकी हो गया तो स्टिकी होने के कारण भी विकृति हो सकती है। तो वो ज्यादा मात्रा में स्टिकी होना भी विकृति ये होता है। योग्य मात्रा में अगर उसका स्टिकीनेस रहा तो ही वो योग्य तरीके से कार्य कर सकता है। तो ये उसका आधुनिक शास्त्र के साथ थोड़ा साधर्म्य था जो हमने देखने की कोशिश की। इसके बाद के लेक्चर में हम स्वेद मल इस महत्वपूर्ण पॉइंट को स्टार्ट करेंगे क्योंकि स्वेद मल एक बड़ा मल है
मुख्य मल जो होते हैं त्रिमल, उसके अंतर्गत ही आता है, और उसका एक्सप्लेनेशन भी ज्यादा है, उसके ऊपर एलक्यू भी आता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हमने रस का मल लसिका, उसके बाद रक्तमल पित्त, उसके अंतर्गत उसके कार्य तथा जो प्राकृत पित्त होता है उसमें क्या अंतर होता है, और वो निर्मित कैसा होता है, और उसकी निर्मित होने के बाद भी अगर और उसका प्रॉपरली मेंटेनेंस नहीं रहा, वो नहीं निकला, तो उसकी वजह से क्या विकृति होती है वो देखा। उसके बाद हमने मांस का मल खमल, इसका वर्णन देखा कि उसका स्वरूप कैसा होता है। ओके, और उसके बाद उसके कार्य को कौन से होते हैं, वो मांस का ही मल क्यों है, अगर उसकी वृद्धि होती है तो उसको क्या परिणाम होते हैं, और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न उसको क्या कहा जाता है, इसका वर्णन हमने देखा। तो नेक्स्ट हम लेक्चर में हम मेद धातु का मल श्वेत के बारे में